Trump has confirmed Iran's supreme leader Ayatollah Ali Khamenei is dead following that major attack by the US and Israel. क्यों हमला किया अमेरिका और इजराइल ने मिलकर? इसराइल किसी भी उस खित्ते में या उस रीजन में किसी भी ऐसी रिजीम को किसी भी ऐसी सरकार को नहीं चाहता है जो बहुत पावरफुल है। आप देख सकते हो हमारे पास सीरिया था, हमारे पास इराक था, हमारे पास लीबिया था, सबको वन बाय वन खत्म किया गया। एक त्रासदी सी आ गई है, एक क्राइसिस आ गया कि कहीं गैस की कमी हो गई है, एलपीजी प्रोवाइड नहीं हो पा रही है, कहीं जो है तेल नहीं मिल रहा है। तो इसके पीछे क्या वजह है? तो इंडिया का लगभग ये गैस का मामला तो बहुत पेचीदा है। 80% तक हमारा गैस उसी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से निकल के आता है। ईरान ने भी जैसे बहुत सारे ऐसे प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं पूरे उस एरिया में जो बनाए हैं, उन पे मतलब कुछ बताइए कि क्या है वो, कैसे काम करते हैं, कहाँ पे है? हिजबुल्ला आ गया लेबनान में, या हमास आ गया, या फिर हुथीज आ गया यमन में, या इराक में शिया मिलिशियाज आ गए, तो इनको ईरान का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है। इस युद्ध को खत्म करने की वो अगर कुछ कदम बढ़ाने हो तो वो कदम कौन से हो? ईरान अब इस वॉर को खत्म नहीं करना चाहता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रनी है और डायलॉग संपर्क पर आप सभी का स्वागत है। कई दिनों से हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ईरान के मसले पे आप लोगों को मुखातिब हूँ कि ईरान में क्या चल रहा है। तो आप लोगों के भी कई सारे मेरे दोस्त मुझसे सवाल कर रहे थे, कह रहे थे कि यार इतना गंभीर मसला चल रहा है पूरी दुनिया में, उस पर वीडियो नहीं ला रहे हो। तो उसी मसले पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं कामरान अली, और पीएचडी के स्कॉलर हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया से पीएचडी कर रहे हैं। और ईरान और मिडिल ईस्ट तो मुझे नहीं पता, उस पर अलग डिबेट है कि वो उसको वेस्ट एशिया कहते हैं या मिडिल ईस्ट कहते हैं। तो उन्हीं दोनों के विषयों पे लिखते रहते हैं और आज हम उन्हीं से बात करेंगे कि ईरान का जो ये मसला चला हुआ है और हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं, आवाम हैं, उनकी ज़िंदगी को किस तरीके से प्रभावित कर रहा है और क्या है असल में ये मसला। आम लोगों को अगर जानना हो कि ईरान में क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में जो लगातार जो है लोग मर रहे हैं, लोग फंसे हुए हैं, इंडिया के लोग फंसे हुए हैं, और पूरे मिडिल ईस्ट में, पूरे वेस्ट एशिया में ही बमबारी हो रही है, अलग अलग देशों में लोग मर रहे हैं। तो क्या है ये मसला, कहाँ से शुरू हुआ और क्या है इसकी कहानी? शुक्रिया रानी। पहले तो मैं एक बात ये क्लियर करना चाहूँगा कि हम इंडियन एकेडमिया में उसको मिडिल ईस्ट नहीं वेस्ट एशिया बोलते हैं, क्योंकि उसकी जोग्राफिकल लोकेशन ही वेस्ट एशिया है। इसीलिए आपने देखा होगा कि इंडिया में जितनी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे हमारे वेस्ट एशिया सेंटर होते हैं, ना कि मिडिल ईस्ट सेंटर होते हैं। तो वो हमारे लिए एज एन इंडियन वो लोकेशन वेस्ट एशिया है। उसके बाद आपके मैं मेजर सवाल पे आता हूँ कि उस खित्ते में या उस रीजन में क्या हो रहा है, ये वॉर किस बात की है। देखिए, इस वॉर की हिस्ट्री तो बहुत पुरानी है। अगर मैं लेके जाना चाहूँ तो 1953 से शुरू कर सकता हूँ, 79 इस्लामिक रिवॉल्यूशन से स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन इतना हमारे पास टाइम नहीं है, तो मैं इसको अभी से शुरू करूँगा। जो करंट राउंड ऑफ कन्फ्रंटेशन स्टार्ट हुई है 28 फरवरी से, जिस दिन यूएस और इसराइल ने मिलकर ईरान पर अटैक किया। और वो अटैक कोई मामूली अटैक नहीं था। आपने एक मुल्क में घुस के उसके सुप्रीम लीडर, हेड ऑफ द स्टेट को मार दिया, और उसके साथ ही आपने जो उसके टॉप लीडरशिप जो है उसमें IRGC जो वहाँ की एक मिलिट्री विंग कह सकते हैं आप एक तरीके से, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड। एग्जैक्टली आपने उसके हेड को मार दिया, आपने उनके डिफेंस मिनिस्टर को मार दिया। तो इट वाज अ ह्यूज ह्यूमिलिएशन फॉर द ईरान इन दिस सेंस कि किसी भी मुल्क में आप उसके मुल्क में घुस के आप उसके हेड ऑफ द स्टेट को मार दो, मतलब ये सिंबॉलिकल, साइकोलॉजिकल बहुत बड़ा ह्यूमिलिएशन है, ब्लो है ईरान के ऊपर। अच्छा, इसमें खुसूसी बात यह है कि इस वॉर को स्टार्ट किया है इसराइल ने एंड यूएस ने। अच्छा, यूएस के पास कोई रीज़न नहीं है कि ये वॉर क्यों स्टार्ट किया है। अगर आप यूएस से पूछेंगे तो आपको तरह तरह के नैरेटिव मिलेंगे। पहले वहाँ डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि भाई जब उन्होंने ये वॉर जब ये अटैक ईरान पे लॉन्च किया तो उन्होंने 3 वजहें दी इस अटैक की। नंबर 1 कि यूएस को खतरा है ईरान से, ठीक है, लेकिन वो बात ठीक नहीं है, क्योंकि ईरान के पास इतनी कैपेबिलिटीज़ ही नहीं है कि वो यूएस पे अटैक कर पाए। उसके पास इतनी लॉन्ग रेंज मिसाइल ही नहीं है कि वो यूएस मेनलैंड तक पहुँच पाए। नंबर 2 कि जो ट्रंप ने रीज़न बताया वो ये कि मैं नहीं चाहूँगा कि ईरान कभी न्यूक्लियर बम बनाए, ठीक है।
तो ईरान तो कभी न्यूक्लियर बम बना ही नहीं रहा वो तो था। कितनी बार क्लियर कर चुका है कि आप एक्सपेक्शन भी कर सकते हैं, आके देख सकते हैं, जांच सकते हैं कि हम नहीं बना रहे हैं बम। हाँ, इंस्पेक्शन तो मैं कहूँगा जून के बाद से उन्होंने, या जो ये GCPOA हुआ जो एग्रीमेंट खत्म किया है इन लोगों ने, जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने ईरान के साथ किया था उसको खत्म कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने आने के बाद अपने फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन में। उसके बाद बाइडन ने भी उसको रिन्यू नहीं किया और अभी भी वो नहीं है। उसके बाद इंस्पेक्शन तो नहीं हो रहा है वहाँ पे उसके जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है या न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ का। लेकिन उसमें खुसूसी बात यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर जो थे आयतुल्लाह खामनेई, उन्होंने फतवा दिया था कि भाई हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, कभी नहीं बनाएंगे। और उसके अलावा भी अभी भी US की जो नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर हैं तुलसी गबार्ड, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है ऑन रिकॉर्ड कि और US इंटेलिजेंस का ये कंक्लूजन भी है कि ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बना रहा है। ठीक फिर है, ये क्यों हमला किया अमेरिका और इजराइल ने मिलकर, क्या वजह है इसकी? दैट्स अ डायलामा एंड एवरीबॉडी इज लाइक कंफ्यूज लाइक व्हाई इट हैज हैपेंड। लाइक अमेरिका को कोई इंटरेस्ट समझ में नहीं आता। दो रीजन, थर्ड रीजन ये है कि हमें रिजीम को, ये जो रिजीम है ये अपने ही लोगों को मारती है। ठीक है, ये रिजीम जो है बहुत रिप्रेसिव रिजीम है, ये अपने यहाँ लोगों को, प्रदर्शनकारियों को मारती है, इसलिए हमें इस रिजीम को हटाना है। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि अगर आप स्कॉलरी लिटरेचर को देखेंगे तो शायद ही दुनिया में कभी ऐसा हुआ है कि आपने एयर पावर के जरिए, मतलब आपने सिर्फ फाइटर जेट के हमलों के जरिए या फिर एयर पावर के जरिए किसी मुल्क में रिजीम चेंज किया हो। ऐसा नहीं होता है, राइट। अगर आपको किसी भी मुल्क में रिजीम चेंज करना होता है तो आपको वहाँ अपने ट्रूप्स उतारने होते हैं। स्कॉलरी लिटरेचर यही बताता है और US का पहले से ऑलमोस्ट क्लियर है कि हम ईरान के अंदर अपने ट्रूप्स नहीं उतारेंगे। क्यों? क्योंकि ट्रूप्स उतारेंगे तो वहाँ पे ह्यूमन कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा होगी। अगर ह्यूमन कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा होगी तो US जो पॉपुलेशन है, जो डोमेस्टिक पॉपुलेशन है, वो उस चीज़ को टॉलरेट नहीं करेंगे और US में बहुत मास लेवल प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे आपने वेनेजुएलन वॉर में देखा। उसका पीछे यही वजह थी कि अमेरिकन ह्यूमन कैजुअलिटी, जो ट्रूप्स की कैजुअलिटी, सोल्जर कैजुअलिटी इतनी बढ़ गई थी कि अमेरिका में बहुत लार्ज लेवल प्रोटेस्ट होने लगे। और उसके बाद आपको सबको पता ही है कि अमेरिका को वियतनाम से विड्रॉ करना पड़ा। तो लार्जली अमेरिका का कोई इंटरेस्ट समझ में नहीं आता कि अमेरिका ने ये क्यों ही वॉर लॉन्च करी, और अमेरिका का कोई खास ऐसा इंटरेस्ट भी नहीं है। अच्छा, ऑन टॉप ऑफ दैट जून में हम सबको पता है कि इससे पहले भी इजराइल ने एंड US ने मिलके ईरान पे अटैक किया था, राइट, लास्ट ईयर, राइट। सो उसमें बेसिकली वो पहले इजराइल ने उसको अटैक किया था, फिर उसके बाद US ने ज्वाइन किया था। इट वाज जस्ट अ वन अटैक। उस अटैक में US ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह कर दिया था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मतलब ये US का क्लेम था। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत प्राउडली कहा था कि हमने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बिल्कुल तबाह कर दिया है। Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. बाद में बहुत सारी बातें और भी आई, लेकिन अजय जब आपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को पहले ही तबाह कर दिया तो अब आप ये आर्गुमेंट क्यों ही दे रहे हो कि हम उन्हें कभी न्यूक्लियर बम नहीं बनाने देंगे, न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट नहीं करने देंगे। तो किसी के समझ में नहीं आ रहा है कि रेशनल क्या है, लॉजिक क्या है, राइट। एक दिन डोनाल्ड ट्रंप आके कहते हैं कि भाई हम टोटल सरेंडर करा देंगे रिजीम का, अगले दिन आके वो कहते हैं कि भाई वॉर इज नियरिंग, और उनके डिफेंस सेक्रेटरी बोलते हैं कि नहीं वॉर एंड खत्म नहीं हो रही, वॉर चलती रहेगी। एक दिन आके बोलते हैं कि वॉर 4 हफ्ते तक चलेगी। तो बहुत ज़्यादा US की तरफ से क्लियरिटी नहीं है कि उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या एंड गेम है, और US क्या हासिल करना चाहता है इस वॉर से। अच्छा, इजराइल का मामला बहुत क्लियर है। इजराइल किसी भी उस खित्ते में या उस रीजन में किसी भी ऐसी रिजीम को, किसी भी ऐसी सरकार को नहीं चाहता है जो बहुत पावरफुल हो। आप देख सकते हो, हमारे पास सीरिया था, हमारे पास इराक था, हमारे पास लीबिया था, सबको वन बाय वन खत्म किया गया। ये ऐसी सरकारें थीं जो कुछ जिनके अंदर एस्पिरेशन थी पावरफुल होने की, और दूसरी वो बहुत ज्यादा प्रो वेस्ट नहीं थी। उनका जो दुनिया प्रो अमेरिका, अगर प्रो अमेरिका नहीं, लार्जली हम प्रो अमेरिका कह सकते हैं। प्रो अमेरिका नहीं थी। उनका दुनिया देखने का नजरिया, डिसीजन लेने का नजरिया अपने रेशनल पे, अपने नेशनल इंटरेस्ट पे डिपेंड करता था और अपने ऊपर डिपेंड करता था, ना कि अमेरिकन ऑर्डर्स पे। तो इसलिए इजराइल को लगता था कि जब ये US की नहीं सुनते तो दे कैन बी अ थ्रेट फॉर अस। और बेसिकली लाइक दीज नेशन डिडंट हैव वेरी गुड रिलेशन विद इजराइल एट एनी टाइम।
सो उन मुल्कों को एक के बाद एक खत्म कर दिया, सिर्फ ईरान ही बचा था उन सब मुल्कों में से। तो ईरान पे हमेशा से टारगेट था कि ईरान को किसी ना किसी तरीके से खत्म करना है। और आप देखेंगे कि 90s से, मैं अभी से नहीं, 90s से नेतन्याहू ये क्लेम कर रहे हैं लगातार कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर बम बना रहा है। 90s से आप समझिए, और कोशिश कर रहा है। अच्छा, मुझे इसमें ये समझ नहीं आता, पूरी दुनिया जो है न्यूक्लियर बम बना रही है, हम सबने बना के रखा हुआ है, तो आप ईरान को क्यों रोक रहे हैं? तो एक नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी होती है जिसका मकसद ये होता है कि अब हमें न्यूक्लियर जो रेस है इसको आगे बढ़ने से रोक देना है। ठीक है, जिन मुल्कों ने न्यूक्लियर बम हासिल कर लिया है उनके पास रहने दो, अब बाकी को हमें आगे नहीं बढ़ने देना है। क्यों? क्योंकि आइडिया ये है कि जो न्यूक्लियर बम है ये बहुत खतरनाक चीज है। अरे तो जिनके पास है सबसे पहले तो उनको खत्म करना चाहिए। आइडिया ये था उस ट्रीटी में कि जिन मुल्कों के पास है उन्हें भी धीरे धीरे रिड्यूस करना है, बट दे आर नॉट डूइंग इट, राइट? दे आर इंक्रीजिंग देयर स्टॉक पाइल ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, तो वो भी खत्म नहीं कर रहे हैं। और अच्छा, इजराइल के ऊपर तो ये बात खास तौर से मैं ये कहूँगा कि बहुत सटीक नहीं बैठती है कि आपके पास खुद न्यूक्लियर वेपन है और आपने एनपीटी पे, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे इंटरफेयर कर रहे हैं। साइन भी मुझे नहीं बिल्कुल करे। सही बात आप कह रहे हैं, बिल्कुल समझ नहीं आता कि आप क्यों किसी मुल्क को कुछ, अगर वो मजबूत मुल्क होता, अगर उसकी पावर इतनी ज्यादा होती तो आप नहीं रोक पाते। चाइना अगर आज न्यूक्लियर प्लांट बना रहा है तो क्या रोक पाएगा इजराइल? नहीं रोक पाएगा। ट्रू। तो इस तरह की हिपोक्रेसी जो है वो इसलिए है क्योंकि आप, शायद ये हो सकता है कि आपके जो वहां के नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पे आप कब्जा करना चाहते हैं। ईरान जो है उसके पास गैस और ऑयल बहुत, दे हैव ह्यूज रिसोर्सेज ऑफ गैस एंड ऑयल, राइट? एक तो आर्गुमेंट ये भी है कि भाई उसके नेचुरल रिसोर्सेज पे नजर है, नो डाउट। जैसे वेनेजुएला के केस में हमने देखा किस तरीके से वेनेजुएलन स्टेट ऑफ द हेड को ट्रंप ने किडनैप करवा लिया किसी भी एक सॉवरेन मुल्क से। मतलब वी डोंट हैव सो मेनी केसेस ऑफ सच काइंड, एटलीस्ट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। बहुत कम इस तरीके के एग्जाम्पल हैं। मेजर रीजन क्या था? ट्रंप ने क्या बोला कि वेनेजुएला का जो ऑयल है वो यूएस बेचेगा, यूएस अपनी मर्जी से बेचेगा। ठीक है, उसके पीछे भी उनका ऑयल ही रीजन था। अच्छा, बहुत कम लोग जानते हैं कि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे ज्यादा प्रूवन ऑयल रिजर्व है। दो प्रोडक्शन होना और प्रूवन ऑयल रिजर्व होना दोनों अलग बात है। उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाता उस लेवल का वेनेजुएला ऑयल, बट उसके पास सबसे ज्यादा प्रूवन ऑयल रिजर्व है पूरी दुनिया का। तो नेचुरल रिसोर्सेज माइट इट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट रीजन। और इस खित्ते में, पूरे जो खित्ते में जो प्रॉब्लम है उसके पीछे नेचुरल रिसोर्सेज है। सबकी नज़र है उन नेचुरल रिसोर्सेज पर रहती है, और ये खित्ता जो डेवलप हुआ है उसके पीछे एक वजह नेचुरल रिसोर्सेज है, वो भी एक उसके डेवलप होने के पीछे एक वजह है। बहुत सारे लोगों को सवाल ये भी है इंडिया के पर्सपेक्टिव में, क्योंकि लोग तो अपने मुल्क से, अपने देश से ही लोग चीज़ों को देखते हैं कि पूरी दुनिया में जो हो रहा है उसका क्या प्रभाव हमारे मुल्क पे है। जैसे पिछले दिनों में देख रहा था कि जब वहाँ के सुप्रीम लीडर की मृत्यु हुई तो उसके 6 या 1 हफ्ते बाद विक्रम मिस्त्री जो यहाँ के इंटरनेशनल अफेयर में जो पूरे फॉरेन सेक्रेटरी है, पर वो 1 हफ्ते बाद वहाँ मिलने गए। और अभी तक कोई स्टैंड नहीं है इंडियन गवर्नमेंट का कि ये युद्ध ठीक है या नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, या हम ईरान के फेवर में हैं या हम इजराइल के फेवर में हैं। अभी तक कोई स्टैंड नहीं है। ईरान के पास इस टाइम पे बहुत कुछ देने को नहीं है। ठीक है, ईरान तेल नहीं बेच सकता। हमने ईरान से 2017 के बाद से, हमने जब ट्रंप ने सैंक्शन लगाए थे, मतलब मैक्सिमम प्रेशर की जो टैक्टिक है डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के ऊपर, उसने ईरान पे बहुत ज़्यादा सैंक्शन लगाने स्टार्ट कर दिए थे 2017 से। तो उस दौर में ईरान से इंडिया ने तेल लेना बंद कर दिया था। हमारा चाबहार पोर्ट का हम वहाँ डेवलप कर रहे थे क्योंकि हमें सेंट्रल एशिया में एक्सेस चाहिए था, तो हम चाबहार पोर्ट को डेवलप कर रहे थे। हमने वो भी रिसेंटली स्टॉप कर दिया है, अपना काम लार्जली स्टॉप कर दिया है उस चाबहार पोर्ट पे। तो ईरान के पास बहुत कुछ देने को नहीं है, जो इंडियन इस्टेब्लिशमेंट का विचार है। लेकिन जो दूसरा ग्रुप है उसके पास बहुत कुछ देने को है, यूएस, इजराइल। और ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे इजराइल की तरफ से इंडिया को काफ़ी मदद भी मिली। लेकिन उसके अलावा भी एक दूसरा इसका पहलू ये भी है कि ईरान जो है इंडिया का बहुत हिस्टोरिकल एलाइज रहा है। 1979 से इंडिया और ईरान की बहुत अच्छी दोस्ती रही है, और काफ़ी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में, यूएन में ईरान ने बहुत जगह इंडियन गवर्नमेंट के साइड ली है। कश्मीर के मुद्दे पे इंडियन गवर्नमेंट की साइड ली है। तो बहुत टाइम तक रिलेशन इंडियन गवर्नमेंट के और ईरान के अच्छे रहे। अभी भी न्यू रिपोर्ट्स हैं कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, जहां से ऑयल टैंकर्स की आवाजाही को बहुत प्रॉपर तरीके से रोक दिया गया है, वहां से इंडियन टैंकर को निकालने दिया गया।
और कोविड के टाइम पे भी, कोविड वैक्सीन के टाइम पे भी इंडिया ने कोविड वैक्सीन ईरान को प्रोवाइड कराई। तो रिलेशन ईरान से भी इंडिया के बहुत अच्छे रहे हैं, और अब लार्जली हमने देखा है कि इंडिया की क्लोजनेस इजराइल से भी बढ़ी है। तो इंडिया को बैलेंस करना है दोनों चीज़ें। इंडिया के लिए ये एक चैलेंज है कि कैसे बैलेंस किया जाए। अच्छा, हमने ये देखा कि जब सुप्रीम लीडर की ऐसे मौत हुई या डेथ हुई, असैसिनेशन जो भी आप उसको कह लिए, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई कंडेमनेशन नहीं आया। ये एक बड़ी बात थी। और आप देखेंगे कि इंडिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रिक्स ग्रुपिंग। ब्रिक्स मुल्कों ने सबने उसको कंडेम किया है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कंडेमनेशन उसका नहीं आया। और जैसे आपने विक्रम मिस्त्री साहब की बात कही, वो 5 दिन बाद वहाँ गए, और वो भी विक्रम मिस्त्री फॉरेन सेक्रेटरी गए, और हमारे कोई फॉरेन मिनिस्टर नहीं गए, फॉरेन सेक्रेटरी गए। तो it might be some sort of a national interest, और इंडियन जो पॉलिसी मेकर हैं उनको लगता है कि ईरान इतना स्ट्रेटेजिकली और इकोनॉमिकली इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए इस समय। तो इसलिए जो ईरान के मामले को या ईरान की चीज़ों को इंडिया में इतना सीरियसली नहीं लिया गया। मेरा ये रैशनल इसके पीछे है। अच्छा, ईरान ने जैसे जितने भी आसपास के जितने भी उनके नेबर कंट्रीज थी उन पे भी हमला किया, उसके पीछे क्या वजह रही? देखिए, जितने भी गल्फ मुल्क हैं, जीसीसी कंट्रीज़ हैं, जो पर्शियन गल्फ के आसपास जितनी भी कंट्रीज़ हैं, उसमें लार्जली सब में अमेरिकन बेसिस हैं। उसमें अमेरिकन बेसिस, अच्छा, उन अमेरिकन बेसिस को बनाया इसलिए गया था कि उन मुल्कों की ईरान से रक्षा की जाए। 1979 में इस्लामिक रिवोल्यूशन ऑफ ईरान आता है, और ईरानियन रिवोल्यूशन जो आता है उसका जो नेचर है वो बहुत एंटी मोनार्किकल था कि भाई ये जितनी भी मोनार्कीज़ हैं ये तो इस्लाम में है ही नहीं। हाँ, और इन मोनार्कीज़ को हटाना है, और जो इस्लाम का सिस्टम है या जो इस्लाम का निज़ाम है वो इन मुल्कों में लेके आना है। वो कई तरीके से हो सकता है, डेमोक्रेटिक भी हो सकता है, या फिर जैसे ईरान में उसका एक फॉर्म वो भी हो सकती है। तो उसलिए उससे डर के आप कह लिए कि अमेरिकन बेसिस इस्टेब्लिश किए गए उस पूरे रीजन में। जितने भी गल्फ मुल्क हैं वहाँ पे सब में, ईरान को छोड़ के सब में अमेरिकन बेसिस हैं। तो जब वॉर स्टार्ट हुई, अब ईरान डायरेक्टली तो यूएस को अटैक नहीं कर सकता, उसके पास इतनी कैपेबिलिटीज़ ही नहीं है, लॉन्ग रेंज मिसाइल ही उसके पास नहीं है कि वो डायरेक्ट यूएस को अटैक कर पाए। अब उसके यूएस के एसेट को उसको नुकसान पहुंचाना है। यूएस के एसेट कहाँ हैं? उस रीजन के जितने भी यूएस के बेसिस हैं, मिलिट्री बेसिस हैं, ईरान ने स्टार्ट कर दिया उन सबको अटैक करना। राइट, अब लार्जली जो देखेंगे, जो ईरान के अटैक हुए हैं उस रीजन में, लार्जली जो आप देखेंगे वो बहरीन और यूएई पे सबसे ज़्यादा अटैक हुए हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा, बहरीन और यूएई जो हैं वो इजराइल से उन्होंने रिलेशन नॉर्मलाइज अपने पहले कर लिए थे, बाकी मुल्कों ने नहीं किए हैं। लार्जली उन मुल्कों पर अटैक हुए। उसके अलावा आप एक चीज़ ये भी देखेंगे कि होटल्स पे भी अटैक हुए हैं। हाँ, कोई आदमी ये आर्ग्यू कर सकता है कि भाई ये मिलिट्री बेसिस पे आप अमेरिकन एसेट्स को टारगेट कर रहे हो, तो आप इन होटल्स पे क्यों अटैक कर रहे हो, इन 5 स्टार, इन बड़े बड़े होटल्स पे क्यों अटैक कर रहे हो? इसका मतलब क्या है कि आप इन मुल्कों की इकोनॉमी को तबाह करना चाहते हो। उसके पीछे वजह यह है उन होटल्स को अटैक करने की कि अमेरिकन बेसिस में जितने भी अमेरिकन ट्रूप्स रहते थे वो उनको लार्जली अमेरिकन बेसिस से हटा के होटल्स में ठहरा दिया गया। हाँ, तो ईरान का आइडिया ये है कि जो यूएस के जो ट्रूप्स हैं उनको, हम उन होटल में वो ट्रूप्स रह रहे हैं इसलिए हम उन होटल में अटैक्स कर रहे हैं। तो इसलिए लार्जली उनको अटैक किया गया। और दूसरी बात यह है कि ईरान के पास, देखिए, ईरान जो लड़ रहा है एक बहुत बड़े मुल्क से लड़ रहा है, ठीक है। यूएस की अगर आप मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ देखेंगे तो इट्स अनमैचेबल, मतलब आप उसको मैच नहीं कर सकते। आप उसके वो टेक्नोलॉजिकली, मिलिटरली हाईली एडवांस्ड है। कितना प्रिसाइज, मतलब उसके जो अटैक होते हैं कितने प्रिसाइज होते हैं। आप इस टाइम पे देखें कि जो ईरानियन एयर स्पेस जो है उसमें अमेरिकन जहाज़, इजरायली जहाज़ घूम रहे हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है, और जहाँ चाहें वो अटैक कर रहे हैं। लार्जली ऐसा नहीं होता है, आप किसी भी मुल्क के एयर स्पेस में नहीं घुस सकते बगैर उसकी इजाज़त के। हाँ, क्योंकि नहीं घुस सकते? अगर आपका एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत है तो वो उनको अटैक करेगा, उनको टारगेट करेगा, उनको ख़त्म कर देगा, उन जेट फाइटर्स को, या आप कुछ भेजेंगे। लेकिन ईरान का एयर डिफेंस जो सिस्टम है बिल्कुल कोलैप्स हो चुका है। इजरायली एंड यूएस जो फाइटर जेट हैं वो पूरे तरीके से ईरान की एयर स्पेस में घूम रहे हैं, जहां चाहें वो उसको अपनी मर्जी से अटैक कर रहे हैं। जब से ये युद्ध शुरू हुआ है उसके बाद
इंडिया पे और मतलब पूरी दुनिया के स्तर पे ही एक अलग तरह की मतलब एक त्रासदी सी आ गई है, एक क्राइसिस आ गया कि कहीं गैस की कमी हो गई है, एलपीजी प्रोवाइड नहीं हो पा रही है, कहीं जो है तेल नहीं मिल रहा है। तो इसके पीछे क्या वजह है? मतलब आपको क्या लगता है कि इस घटना के बाद पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल और एलपीजी के दाम बढ़ने वाले हैं, या वो आराम से जो कन्वीनियंटली हमको मिल जाती थी अभी मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी? दुनिया का तो अलग अलग मामला है, खासतौर से अगर हम इंडिया पे रहें, जैसे यूरोप है, यूरोप गल्फ से बहुत ज़्यादा तेल नहीं लेता है, ठीक है। अच्छा। तेल और गैस नहीं लेता है। अगर कहाँ मैं हाँ, वो कहाँ से लेता है? लार्जली उसके अपने हैं, अपने मुल्क हैं। पहले तो एक टाइम पे रशिया से बहुत सारी गैस और ऑयल लेता था, मेरे तो ख्याल से। यूक्रेन वार में वो भी हाँ, वहां से भी वो भी खत्म बंद हो गई, गया है। लेकिन अभी भी मेरे ख्याल से उन्होंने कुछ मैकेनिज्म ऐसा बना रखा है, वो कुछ गैस वैस लेते हैं, या फिर पोलैंड से लेते होंगे, या फिर पोलैंड के पास काफ़ी रिजर्व है। मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन वो इस जगह से नहीं लेते हैं। अच्छा, अब आप इंडिया के केस में आप देखें, हम लार्जली अपना जो एलपी जो गैस है, हम करीब 80% तक जो हम अपनी गैस है वो हम उन मुल्कों से लेते हैं, पर्शियन गल्फ के मुल्क से, लार्जली कतर से लेते हैं। कतर के पास बहुत बड़ा रिजर्व है नेचुरल गैस का। अच्छा, कतर से लेते हैं और वॉर ईरान में हो रहा है, तो मतलब वो किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है। यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। आपने अक्सर नाम सुना होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये एक मेजर चोक पॉइंट है, मतलब अगर आप गल्फ ऑफ ओमान को देखेंगे या पर्शियन गल्फ को देखेंगे तो ये कनेक्ट करता है उसको आपस में। एक छोटा सा चोक पॉइंट है, लगभग ये अपने एक टाइम पे इसकी जो विथ रह जाती है वो मेरे ख्याल से 45 किलोमीटर के आसपास रह जाती है, बहुत छोटी जगह हो जाती है। वहां से पास करना होता है ऑयल टैंकर्स को, ठीक है। तो ईरान के पास ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि वो वहां के वाहन की आवाजाही को, ऑयल टैंकर्स की आवाजाही को रोक दे, बिल्कुल। हाँ, अच्छा, रोक कैसे सकता है? वो इस तरीके से रोक सकता है कि अगर उसने किसी एक टैंकर को अटैक कर दिया, तो ग्लोबल शिपिंग कंपनीज जितनी, जिनकी शिप्स कंपनी हैं, उनको लगने लगेगा कि अगर एक पे अटैक हुआ है तो हमारे पे भी अटैक हो सकता है। अच्छा, शिप्स की कीमत कोई ऐसे तो होती नहीं है कि भाई $100 $200, वो मिलियंस ऑफ डॉलर की उनकी कीमत होती है। अगर उनको जरा सा भी शक है कि हमारे शिप्स पर अटैक हो जाएगा, तो वो वहां से अपनी शिप्स को लेके आना जाना छोड़ देंगे। अटैक हुआ भी तो वो फिर वहीं फंस के खड़ी भी रह जाएगी, पूरा रास्ता बंद हो जाएगा। हाँ, अभी भी कितने सारे शिप्स हैं वो वहीं रुके हुए हैं, मतलब वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास ही नहीं हो रहे हैं। अब तो इंडिया का लगभग, ये गैस का मामला तो बहुत पेचीदा है। 80% तक हमारा गैस उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल के आता है। अब बताइए, मुझे तो लगी जब ये वॉर स्टार्ट हुआ तो मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ही यही था कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होता है तो हमारे लिए गैस की तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। अब मैं देख भी रहा हूँ कि मुझे पता चला है कि बहुत मेजर प्रॉब्लम गैस की हो गई है। और अगर गैस की प्रॉब्लम होगी तो आप समझ ही लिए कि हर चीज़ गैस से ही, मतलब अगर आप समोसा भी खा रहे हैं, अगर आप कुछ भी खा रहे हैं, तो सब गैस से ही बन रहा है ना। तो वो जो प्रॉब्लम है वो इन्फ्लेशन में तब्दील हो सकती है और चीज़ें बहुत ज़्यादा गंभीर हो सकती हैं। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लगभग 20% जो ग्लोबल क्रूड ऑयल है, जो ऑयल है वो पास होता है। आप समझ लिए 1/5 और जो ग्लोबल क्रूड ऑयल की जो सप्लाई है वो इसी रीजन से होती है। अच्छा, इसका एक दूसरा पहलू मैं आपको और भी बता दूं कि इस रीजन से इतनी सारी सप्लाई होती है गैस की और ऑयल की। अगर इस रीजन से इतनी बड़ी सप्लाई 20%, आप इमेजिन करिए इस मुल्क की अगर 20% ऑयल एंड गैस सप्लाई एकदम से वैनिश हो जाए, कितना बड़ा ऑयल मार्केट से खत्म हो जाएगा, राइट। और उसकी क्षतिपूर्ति करेगा। अच्छा, उसको क्षतिपूर्ति करना इतना आसान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपको बहुत सारे शिप्स चाहिए होते हैं, आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, सारी चीजें चाहिए होती हैं उस ऑयल को किसी एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक लेके जाने के लिए। एक धार्मिक सवाल ये भी है कि ईरान शिया मुल्क है, वहाँ की पॉपुलेशन ज्यादातर शिया है, और जितने आसपास के मुल्क हैं उनमें जो है सुन्नी ज्यादा रहते हैं। तो शिया सुन्नी का जो एक राजनीतिक संघर्ष बहुत लंबे समय से चल रहा है, तो इसका भी कुछ ऐसा लगता है कि जितने भी सुन्नी देश हैं वो एक तरह का दबाव बना रहे हैं कि ईरान डैमेज हो जाए, कोलैप्स हो जाए, इसलिए वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, अमेरिका का साथ दे रहे हैं। देखिए, अगर आप ये बात मुझसे करीब 3-4 साल पहले कहते, और काफ़ी हद तक अभी भी मैं एग्री कर सकता हूँ कि शिया सुन्नी से ज़्यादा, लेकिन ये हेजेमोनिक वॉर है। एक वॉर ये है कि भाई वर्चस्व की लड़ाई है, हम इसको कह सकते हैं कि इस रीजन में कौन ज़्यादा ताकतवर होगा, कौन ज़्यादा पावरफुल होगा। तो इस बीच हमेशा से जंग चलती रही। पहले आपने देखा किस तरीके से ईरान और इराक की वॉर हुई, वो 8 साल तक चली, कोई नतीजा नहीं निकला, कोई ना उसमें जीता ना कोई हारा, लेकिन बहुत बड़ा एक कत्लेआम हुआ उस वॉर में। और 2003 में हमने देखा किस तरीके से
अमेरिका ने इराक में इन्वेजन करके इराक को तबाह कर दिया। अच्छा, इराक जो तबाह हुआ वो एक तरीके से ईरान के लिए ब्लेसिंग हो गई, राइट। पहले से अमेरिका चाहता था कि ईरान हमारा दुश्मन है, हम इसको खत्म करेंगे, लेकिन आपने इराक को कमजोर करके, जो ईरान का मेजर दुश्मन था, आपने ईरान को फ्री हैंड दे दिया उस रीजन में सर्वाइव करने के लिए या अपनी ताकत बढ़ाने के लिए। अब ईरान के पास वहां पे ताकत ज्यादा आ गई, और अब इराक में आप देखेंगे जनरली 50-60% वहां पे जो पॉपुलेशन है वो शिया है ना। इराक कमजोर भी होता है, उसके अलावा वहां पे ईरान का इन्फ्लुएंस भी बढ़ जाता है। वहां की जो गवर्नमेंट आती है उस पर भी ईरान का इन्फ्लुएंस काफी रह जाता है। तो इससे ईरान की जो ताकत है वो और ज्यादा बढ़ गई। शिया सुन्नी का मामला लार्जली आप काफी हद तक, अच्छा, ईरान और अरब मुल्कों में सिर्फ शिया सुन्नी की प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे एक सिविलाइजेशनल प्रॉब्लम भी है। ईरान जो है वो पर्शियन मुल्क है, ये अरब मुल्क है, तो ईरान अरब नहीं है, ईरान पर्शियन मुल्क है। जो जब भी आप क्रिटिसिज्म सुनोगे अरब मुल्कों के द्वारा ईरान का, तो वो कभी ये नहीं कहेंगे कि ईरान शिया है। लार्जली अगर वो बोलते होंगे ऑन रिकॉर्ड, वो सब पर्शियन मुल्क बोलेंगे, कहेंगे ये तो पर्शियन है, ये इनका तो ये टर्मिनोलॉजीज में क्या अंतर है, क्या इसको पर्शियन सिविलाइजेशन है, है उनकी, और ये अरब सिविलाइजेशन है। तो दोनों की कल्चर अलग है, ट्रेडिशन अलग है, कल्चर अलग है, ट्रेडिशन अलग है। ये ज़ोरास्ट्रियन थे जो ये लोग हैं, उसके बाद ये शियाइज्म में कन्वर्ट हो गए। अच्छा, तो मैं दूसरी जो आपसे बात बताना चाह रहा था कि जो शिया सुन्नी का जो मामला है, अभी एक टाइम से तो जो अमेरिकन बेसिस बने उन सब गल्फ मुल्कों में, उसके पीछे ईरान की थ्रेट थी। ईरान मतलब बहुत बड़ा थ्रेट है उन मुल्कों के लिए, बहुत टाइम तक थ्रेट रहा। लेकिन लार्जली अब ये देखा गया, अभी आप देखेंगे कि अरब मुल्कों को ये लगने लगा, 2019 में एक बहुत बड़ा अटैक होता है सऊदी अरब के ऊपर, यमन से हुतीज ने वो अटैक किया था सऊदी अरब की ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटी पे। उससे बहुत बड़ी ऑयल फैसिलिटी है सऊदी अरेबिया की, उससे सऊदी अरेबिया का बहुत ज़्यादा जो ऑयल प्रोडक्शन है वो बहुत तरीके से डैमेज रहा, बहुत दिन खराब रहा। उसके बाद से सऊदी अरेबिया के ये समझ में आ गया कि अच्छा, वो इतना बड़ा अटैक सऊदी अरेबिया पे होता है। उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसमें यूएस ने कुछ नहीं किया, और उस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी, 2019 की मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो सऊदी अरेबिया को ये लगने लगा कि यूएस की जो एज अ क्रेडिबिलिटी है एज अ प्रोटेक्टर ऑफ द सऊदी अरेबिया और गल्फ कंट्रीज, वो बहुत डाउटफुल हो गई है कि 2019 हमारे पर इतना अटैक होता है, यूएस ने कुछ किया भी नहीं। तो उस टाइम से एक सऊदी अरेबिया में एक फीलिंग आई कि भाई हम ईरान से लेके लड़के इस मुल्क में नहीं, इस रीजन में नहीं रह सकते, मतलब इस रीजन में हम नहीं रह सकते। तो उसके बाद आप देखेंगे एक रीअप्रोचमेंट की एक मुसलसल कोशिश चलती है सऊदी अरेबिया की तरफ से, और हम शायद 2023 में देखते हैं कि किस तरीके से चाइना एक इनके अलावा एक पीस ब्रोक करता है, मतलब दोनों मुल्कों को साथ लाता है। एक बहुत मशहूर एग्रीमेंट होता है दोनों के बीच, और दोनों के रिलेशन फिर से अच्छे हो जाते हैं, और 2023 में ये होता है। तब से सऊदी अरेबिया के और ईरान के रिलेशन ठीक ठाक थे। और आप देखेंगे इसका एक सबूत ये भी है कि जब ये पूरी बहस चल रही थी कि यूएस जो है ईरान पे अटैक करने वाला है, उस टाइम पे जितने भी गल्फ मुल्क हैं रिपीटेडली, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, इन्होंने बहुत लॉबिंग करी है यूएस गवर्नमेंट के अंदर कि ये अटैक पॉसिबल नहीं हो, इस अटैक को रोका जाए, जो ईरान का जो इशू है, जो भी इशू है, उसको डिप्लोमेटिकली सॉल्व कर लिया जाए, बातचीत के जरिए सॉल्व कर लिया जाए, और इसको मिलिट्री कन्फ्रंटेशन में नहीं किया जाए। तो इसका एक वजह ये भी है, और बहुत सारी और वजहें भी हैं। दूसरी वजह ये भी है कि अगर इस रीजन में वॉर होती है, अगर इस रीजन में वॉर बढ़ती है, तो जैसे सऊदी अरेबिया का एक एम्बिशन है विजन 2030, जिसमें वो एक अपने आप को इन्वेस्टमेंट का हब बनाना चाहता है, एआई टेक्नोलॉजी का हब बनाना चाहता है, और अपने आप को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का हब बनाना चाहता है। तो अगर इस रीजन में वॉर बढ़ेगी, लड़ाई होगी, तो कोई कंपनी क्यों ही आके इस रीजन में या इन मुल्कों में इन्वेस्ट करेगी, ठीक है। और अगर ईरान से आप लड़के रहोगे तो हमेशा आपके ऊपर खतरा है, कभी भी आप अटैक हो सकता है, या कभी भी आप खतरे में आ सकते हो। तो इसलिए सऊदी अरेबिया, गल्फ मुल्कों का ये एक तरीका था कि ईरान के खतरे को काफ़ी ख़त्म कर दिया जाए डिप्लोमेटिकली, उससे मिल के, उससे बैठ के, उससे बातचीत करके। जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पीस को बढ़ावा देने के लिए ट्रीटीज कराती है, जिस ट्रीटीज की आप बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियर पावर प्रोलिफरेशन नहीं होना चाहिए, एनपीटी, हाँ। तो आज वो ऑर्गेनाइजेशन एकदम चुप है, उनका तो कोई बयान तक नहीं आ रहा है कि युद्ध नहीं होना चाहिए या इसको रोक देना चाहिए, चाहे वो यूएन हो, चाहे वो WTO हो,
या IMF हो? तो जनरली देखिए, अगर मैं ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस की बात करूं, जो आप ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं, फ्रॉम यूएन की हम बात कर रहे हैं या यूएनएससी की बात कर रहे हैं, तो जनरली यूएन चीफ ने कंडेम किया है जो भी हो रहा है उस रीजन में। अच्छा, इन ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये कुछ भी करते हैं, ठीक है, लेकिन इनके पास पुलिस फोर्स नहीं है। हाँ, इन्होंने कोई फैसला सुना दिया, जैसे आप देखें आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और हमास के कुछ ऑफिशियल्स को लेके अरेस्ट वारंट जारी किया कि भाई इनको अरेस्ट करेंगे, कुछ भी नहीं हुआ। प्रॉब्लम यह है कि आपने ऑर्डर तो दे दिया, लेकिन आपकी बातों को इंप्लीमेंट कैसे किया जाए, एग्जीक्यूट करने वाला कोई? एग्जैक्टली, एग्जीक्यूट। आपके पास वो, हम कहते हैं ना, डंडा नहीं है आपके पास वो मारने के लिए, जिससे हम डरा के उस चीज को एग्जीक्यूट करा लिया जाए। तो ये सब चीजें सिंबॉलिक हैं एक तरीके से, ये कह सकते हैं कि सिर्फ दिखावे के लिए बनी हुई है, या किसी एक देश, ये तो इसी तरीके से चीजें देखने को मिल रही है ना, कि जब किसी को फैसला सुना दिया, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, उसमें सभी देशों के प्रतिनिधि भी हैं, चुन के गए हैं, है ना, सारी पावर्स बैठती भी हैं, लेकिन उसके बाद भी ऐसा होता है कि कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ऐसा क्यों पॉसिबल हो रहा है? वही बात है। देखिए, एक इन जितने भी ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसका बहुत बड़ा क्रिटिक है ये। उसका बहुत बड़ा क्रिटिक है कि हमने देखा, सिर्फ इसी केस में नहीं, हमने कितने सारे प्रॉब्लम देखे। हमने देखा कि जब इजराइल ने गाजा पे अटैक करना शुरू किया, मतलब बहुत मास लेवल पे तबाही हुई, मास लेवल पे कत्लेआम हुआ वहाँ पे। उस दौर में भी ग्लोबल जितने भी हमारे ये इंस्टीट्यूशंस हैं, फ्रॉम यूएन, यूएनएससी और जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका कोई रोल नहीं रहा। मतलब उन्होंने लगातार, हमने देखा यूएन में वोटिंग हो रही है, इजराइल से कहा जा रहा है कि भाई सीज फायर हो जाए, इस वॉर को रोक दिया जाए, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, वो ऐसे ही चलता रहा। जब ट्रंप ने आए तो ट्रंप ने नेतन्याहू को बुलाया कि भाई इसको खत्म करो, ये करो, वो करो। बहरहाल वो कुछ लेवल तक वहाँ पे वो सीज फायर हुआ। अभी भी इजराइल के अटैक गाजा में होते रहते हैं, वेस्ट बैंक में कुछ ना कुछ सेटलमेंट एक्टिविटीज चलती रहती हैं, बहुत कुछ होता रहता है। लेकिन जब ट्रंप ने चाहा तब हुआ, यूएन या यूएनएससी में वोटिंग हुई, उसके बाद कोई रिजल्ट निकल के नहीं आया। अच्छा, जनरली जो है यूएन की जितनी भी वोटिंग होती हैं, वो मैंडेटरी नहीं होते। हाँ, कि ऐसा नहीं कि अगर यूएन से कुछ पास हो गया तो उसे मानना ही मानना है, लेकिन यूएनएससी से जो पास होता है उसको मानना ही होता है, वो मैंडेटरी होता है मुल्कों के ऊपर। अच्छा, यूएनएससी जो है, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, राइट। इसमें हमारे 5 मुल्क होते हैं जो परमानेंट मेंबर हैं इसके, जैसे रशिया आ गया, चाइना आ गया, वीटो पावर है। एग्जैक्टली, उनके पास वीटो पावर है। तो इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि कभी भी इजराइल के खिलाफ कुछ आता है, या कभी भी यूरोपियन मुल्कों के कुछ खिलाफ आएगा, या यूएस से कुछ खिलाफ आएगा, तो यूएस वीटो कर देगा उसके, हाँ, या फिर फ्रांस या फिर ब्रिटेन उसको वीटो कर देंगे, राइट। और अगर कुछ रशिया और चाइना के खिलाफ आता है तो उसको रशिया और चाइना में से कोई एक वीटो कर देता है। तो ये बिल्कुल स्टैग्नेटेड हो गई है यूएनएससी, मतलब वो कोई रिजल्ट ही प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। अब उसका बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है ये कि कोई भी दो धड़ों में तो हमने देख ही लिया कि किस तरीके से एक ब्लॉक इधर बनता जा रहा है, एक ब्लॉक उधर बनता जा रहा है। तो जो मोनोपोली क्रिएट हुई थी अमेरिका की, अब वो बाइपोलर होने की ओर चल रहा, पूरी दुनिया बाइपोलर और की ओर चल रही है। ये मानते हैं या नहीं मानते हैं? बाइपोलर तो देखिए, अब ये डिबेट है, एकेडमिक डिबेट है, कुछ लोग कहते हैं। अच्छा, चलिए उस डिबेट में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इतना तो हम समझ ही सकते हैं कि अमेरिका के सामने चाइना और रशिया एक बहुत बड़ी पावर बन के खड़े हुए हैं, उसको एकदम चैलेंज भी कर रहे हैं। तो इस वाले मसले में उनका कोई रोल ही नहीं है कहीं भी। वो न तो उन्होंने सपोर्ट किया टेक्नोलॉजिकली या एयर डिफेंस के चलते कुछ सपोर्ट किया हो ईरान को, तो एकदम अलग है वो इस वॉर से। तो इसमें उनकी कोई स्टैंड क्यों नहीं है? चाइना को टू एन एक्सटेंट ये वॉर सूट भी कर रही है। मतलब बहुत अजीब लगेगा आपको कि चाइना को ये वॉर क्यों सूट कर रही है, कैसे बताइए? रशिया को भी ये वॉर सूट कर रही है। अच्छा, उसको इसलिए ये वॉर सूट कर रही है कि पहली बात तो ये है कि इस ईरान में अटैक के बाद जो यूएस की एक इमेज है, उसको बहुत बड़ा धक्का लगा है कि आपने किसी मुल्क में घुस के उसके हेड ऑफ द स्टेट को मार दिया। कितने आराम से आपने उसके हेड ऑफ द स्टेट को मार दिया। और उसके बाद दूसरी बात यह है कि जब तक यूएस इस वॉर में रहेगा, वो एक तरीके से अपनी एनर्जी को ड्रेन करता रहेगा, ठीक है, अपने डिफेंस इक्विपमेंट को वो खत्म करता रहेगा, अपने मिलिट्री इक्विपमेंट को खत्म करता रहेगा। तीसरी बात यह है कि उसका ध्यान चाइना से हटा रहेगा। वो ईस्ट एशिया में जो चाइना कुछ भी करे या फिर चाइना अपना कोई भी प्लान बनाए, उसका वहाँ से ध्यान हटा रहेगा। और चौथी बात यह है कि जो चाइना क्या कर रहा है, वो ये कर रहा है कि यूएस जिस तरीके से भी वॉर लड़ रहा है ना, ये चाइना सारी इंटेलिजेंस उसको, चाइना अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू उस वॉर को देख रहा है पूरे प्रॉपर तरीके से कि किस तरीके से यूएस के जो सोल्जर हैं वो किस तरीके से अटैक करते हैं, यूएस के फाइटर जेट की क्या कैपेबिलिटीज हैं, उनकी क्या स्ट्रैटेजी है। तो चाइना सब चीज़ों से सीख रहा है कि उसको पता है कि कल को हो सकता है कि चाइना और यूएस के भी वॉर हो जाए।
हाँ, तो इसलिए वो उन सब चीज़ों को सीख रहा है और अपने लिए उसके लिए वो फायदे के लिए अपने फायदे के लिए उसको यूज़ कर सकता है। अच्छा, जो चाइना इंटेलिजेंस इकट्ठी कर रहा है ये यूएस की वॉर स्ट्रेटेजी से, इन सब चीज़ों से वो ईरान के साथ भी शेयर कर रहा है। तभी हमने देखा कि ईरान की जो प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल्स हैं वो बहुत सटीक लग रही हैं। आपने देखा कि कितने रडार सिस्टम उसने, मेरे ख्याल से एक कुवैत में, एक जॉर्डन में उसने रडार सिस्टम को तबाह कर दिया। वो बहुत महंगे रडार सिस्टम है, मतलब एयर डिफेंस वाले रडार सिस्टम जो होते हैं उसको खत्म कर दिया। और इसमें काफी हद तक लोग कह रहे हैं कि रशिया और चाइना जो इंटेलिजेंस ईरान को प्रोवाइडेड कर रहे हैं वो उसकी वजह से है। अच्छा, रशिया के लिए ये क्यों एक टू एन एक्सटेंट हेल्पफुल है? क्यों? जब तक यूएस ईरान के साथ वॉर में इन्वॉल्व रहेगा तब तक रशिया यूक्रेन वॉर से उसका ध्यान हटा रहेगा। हाँ, यूक्रेन के पास इतने डिफेंस इक्विपमेंट नहीं होंगे, यूएस के पास यूक्रेन के पास बहुत ज़्यादा ताकत नहीं होगी और रशिया उसको फोर्स कर सकता है अपनी चीज़ें करवाने के लिए। और एक मुल्क जो पहले से वॉर करके आया है वो बहुत ज़्यादा यूक्रेन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहेगा, या यूक्रेन से कहेगा कि भाई चलो। वैसे भी जब से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई है हमने ये चीज़ देखी है कि डोनाल्ड ट्रंप एक प्रेशर बना रहे हैं, यूक्रेन के ऊपर बिल्ड कर रहे हैं कि भाई रशिया से समझौता कर लो, या फिर अपना 20% जो रशिया तुम्हारा लैंड मास को मांग रहा है उसको दे दो और इसको खत्म करो, मतलब गिव अप कर दो किसी तरीके से। लेकिन यूक्रेनियन प्रेसिडेंट उसको मना कर रहे हैं कि भाई मैं कैसे दे दूं, मैं भी सॉवरेन मुल्क हूं, मैं अपनी इतनी बड़ी टेरिटरी रशिया को कैसे दे दूं। तो इस सेंस में ये रशिया और चाइना के लिए कुछ अच्छा भी हो रहा है और कुछ सेंस में ये बुरा भी हो रहा है, क्योंकि एक उनका एलाई जो उनको एक स्ट्रेटेजिक वहाँ एक एलाई उनका जो उनको उस जगह पे खड़े रहने के लिए या उनको बहुत सारी चीज़ों में सहूलियत प्रोवाइड कराता है। ईरान, अगर आप चाइना का देखें तो चाइना बहुत ऑयल कंज्यूम करता है। लाइक आप देखें कि कितने बड़ी मैन्युफैक्चरिंग है चाइना की। लाइक दुनिया के जो 30% जो गुड्स की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो चाइना से होती है। अच्छा, अमेरिका में भी जैसे देखने को मिलता है कि वहां भी दो तरह की लॉबी है, एक जो पेट्रोलियम लॉबी है और एक ग्रीन एनर्जी की लॉबी है, जिसके एक तरफ ट्रम्प है तो एक तरफ जिसको रिन्यूएबल एनर्जी जिसको बोलते हैं, इसमें एलन मस्क है। हाँ। तो रिन्यूएबल एनर्जी वाली जो लॉबी है क्या इस पूरे वॉर को सपोर्ट कर रही है अमेरिका में, या इसके अगेंस्ट जाके सिर्फ शांत होके बैठ के देख रही है, या कुछ अपना कर रही है कि नहीं हमें ईरान का साथ देना चाहिए? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने इसको क्लाइमेट चेंज को उन्होंने बोल दिया कुछ नहीं, बकवास है ये। तो डोनाल्ड ट्रंप को तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं है कि ये ग्रीन ट्रांजिशन को बढ़ाने में, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाने में। जब वो प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने एक मशहूर स्लोगन दिया, ड्रिल बेबी ड्रिल, कि मतलब जितना हो सकता है ऑयल को ड्रिल करो, निकालो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है और यूज़ करो। बोले क्लाइमेट चेंज जो है ये तो लोग पागल बनाते हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं है। तो हमें अपना फ़ायदा उठाना चाहिए, हमें ऑयल ड्रिल करके निकालना चाहिए और जितने भी व्हीकल हैं वो ऑयल से चलते रहें, उसमें दिक्कत कोई नहीं है। तो जो लॉबी है वो डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से बहुत कमज़ोर हो गई है, ख़ासतौर से यूएस में। अच्छा, हम चाइना में अगर देखें तो चाइना का मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि 90% जो 90% जो ऑयल है चाइना का वो ईरान से आता है, राइट? हाँ, तो बहुत हो सकता है 90% से थोड़ा कम हो, लेकिन लगभग बहुत ज़्यादा ऑयल जो है इसका वो ईरान से आता है। तो अब चाइना क्या कर रहा है? चाइना अपने रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को बहुत तेज़ी के साथ बिल्ड कर रहा है। आप इमेजिन करिए कि 2024 में एक तरफ पूरी दुनिया थी, उसने जितनी सोलर एनर्जी को ऐड किया, कैपेसिटी को ऐड किया पूरी दुनिया ने, उतना अकेले चाइना ने ऐड किया सोलर एनर्जी कैपेसिटी को। चाइना में 2024 में जितनी भी कार्स वहाँ से ली गई, जितनी भी नई कार ली गई, वो सब रिन्यूएबल एनर्जी वाली कार्स थी। आप समझ लिए तो किस तरीके से चाइना इस टाइम पे रिन्यूएबल एनर्जी की तरह से बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। अच्छा कामरान, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को जानकारी नहीं है ईरान के विषय में। ईरान ने भी जैसे बहुत सारे ऐसे प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं पूरे उस एरिया में जो बनाए हैं, उन पे मतलब कुछ बताइए कि क्या है वो, कैसे काम करते हैं, कहाँ पे है? अगर ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप की हम बात करें, जिसे ईरान एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस बोलता है, बेसिकली एक लेबनान में है जिसे हम हिजबुल्लाह के नाम से जानते हैं, एक यमन में जिसको हम हुतीस के नाम से जानते हैं, इराक में है डिफरेंट शियाज मिलिशियाज, उनको भी ईरान सपोर्ट करता है, वो भी प्रॉक्सी ग्रुप ही टाइप हैं। और टू एन एक्सटेंट हम कह सकते हैं जो गाज़ा में जो हमास है वो भी ईरान का टू एन एक्सटेंट एक प्रॉक्सी ग्रुप ही आप बोल सकते हैं। तो अच्छा, ऐसा भी कुछ है कि जो इजराइल और फिलिस्तीन का इशू चल रहा है वो भी इससे इंटरकनेक्टेड है? एग्जैक्टली, मैं वहीं आ रहा था। अच्छा, यूएस जो है वो ईरान के आसपास जितने भी मुल्क हैं वहाँ अपना मिलिट्री बेस बनाना स्टार्ट कर देता है। तो अब यूएस ईरान को घेर रहा है चारों तरफ से।
कहीं से भी अटैक ईरान के ऊपर हो सकता है इन वर्स्ट केस सिनेरियो। तो ईरान के पास इतनी कैपेबिलिटीज़ नहीं थी, या आप कह सकते हैं, या उसके पास इतनी इंटरनेशनल ताकत नहीं थी डिप्लोमेटिकली कि वो मिलिट्री बेसिस बनाए। तो उसने उस केसेस में इन बेसिस को काउंटर करने के लिए जगह जगह अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स बनाए। जैसे मैंने आपको बताया, हिजबुल्ला आ गया लेबनान में, या हमास आ गया, या फिर हूथीज़ आ गया यमन में, या इराक में शिया मिलिशियाज आ गए। तो इनको ईरान का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है। अच्छा, इनमें भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ है। जो लोग बात करते हैं वो ये समझते हैं कि जितने भी प्रॉक्सी ग्रुप हैं ये सब जैसे ईरान कहता है वैसे ही कर देते हैं। ऐसा नहीं है। अगर मैं हूथीज़ की बात करूं तो हूथीज़ और ईरान में जो 12 इमाम, जो 12 जो शिया का जो इनका जो इस्लाम है, और जो हूथीज़ का है वो ज़ैदी उसको मानते हैं, वो ज़ैदी शिया फ़िरका जो है सेक्ट है शिया में, उसको मानते हैं। तो उस पर थियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। और ऐसा नहीं है कि हूथीज़ जो हैं वो पूरे ईरान के हिसाब से ही चलते हैं, ऐसा नहीं है। वो बहुत सारे केसेस में खुद अपने फैसले भी लेते हैं। अच्छा, ये लोग करते क्या है बेसिकली, काम क्या करते हैं? ये बेसिकली एक तो इनका भी जो मेजर वो है, जैसे ईरानी रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है एंटी अमेरिकनिज्म पे या एंटी इजराइलिज्म पे, तो बेसिकली इनका भी वही काम है कि हम जो फ़लस्तीन के जो इनका जो जस्टिफिकेशन है रूल करने का, वो इनका भी यही है कि भाई हम इस खित्ते में ये सब इस्लामिक हैं। मतलब इनका जो कोर है वो इस्लामिक है। ये इस्लामिक कोर है कि हम इस्लामिक तरीके का शासन। तो ये बेसिकली सोशल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, या आर्मी का ऑर्गेनाइजेशन, किस तरीके से काम करते हैं? अगर मैं हूथीज़ के बारे में बात करूं तो हूथीज़ जो है वो एक बहुत बड़े खित्ते को यमन के रूल भी करते हैं, और उनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग मिलिट्री भी, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, दे आर वेरी मिलिटरीली कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट अटैक्स। उन्होंने कई दफ़ा इजराइल पे भी रॉकेट लॉन्च करे हैं, और एक दफ़ा हमने देखा कि रेड सी में पूरी उन्होंने शिपिंग को पूरे के तरीके से डिस्टर्ब कर दिया था अपने अटैकों की वजह से। तो ये पॉलिटिकल है, ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे अगर मैं हिजबुल्ला की बात करूं तो हिजबुल्ला जो है वो यमन जो लेबनान की सरकार में उसका इम्पोर्टेंट रोल है हिजबुल्ला का। या फिर मैं अगर हमास की बात करूं तो हमास जो है हमास गाज़ा में रूल भी करता है पॉलिटिकली। इलेक्शन होता है फ़लस्तीन के अंदर, जिसमें ये मेरे ख्याल से 2006 या 7 के आसपास की बात है। उस दौर में इलेक्शन होता है, और उस दौर में वेस्ट बैंक के अंदर आपकी फतह जीत के आती है, और गाज़ा के अंदर जो सीट्स ज़्यादा आती हैं वो हमास की ज़्यादा सीट्स के आती हैं। इस तरीके से हमास वहाँ कंटिन्यूसली रूल करता रहता है। और तो हमास पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी है, मिलिटेंट भी हैं उनमें, और बहुत सारे मुल्क उनको टेररिस्ट भी मानते हैं। यूएस उसको टेररिस्ट मानता है, और भी वेस्टर्न मुल्क बहुत सारे टेररिस्ट मानते हैं। लेकिन बेसिकली जो इनका काम है, जैसे हमास का काम। अच्छा, हमास के बारे में एक अजीब चीज़ है कि हमास जो है वो सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है, वो शिया ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जनरली। अच्छा। हाँ, हमास एक सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ईरान सपोर्ट करता है, बहुत टाइम से ईरान उसको सपोर्ट करता आ रहा है। तो ये जो प्रॉक्सी ग्रुप हैं, ये एक तरीके से ईरान का काउंटर है यूएस का, जो यूएस ने इस रीजन में पूरे मिलिट्री बेसिस बनाए और ईरान को घेरने की कोशिश करी। तो ईरान ने भी अपने तरीके से अपने एसेट या अपने ग्रुप्स को, आप कह सकते हैं एक तरीके से, उस रीजन के जगह जगह भागों में बांटने की कोशिश करी है। एक तरीके से ईरान को तो तहस नहस कर ही दिया है, तबाह कर दिया है। तो वो हुआ है कि भाई हमारा वर्चस्व कायम हो, हमारे तरीके से देश चले, हमारी सरकार हो। तो अब अमेरिका किसके ऊपर हाथ रखेगा, किसको अपना आदमी वहाँ बैठाएगा? ईरान में किसी को तो बैठाना पड़ेगा, सरकार बनानी पड़ेगी। जो प्रॉब्लम है वो ये है कि पहले तो रिजीम चेंज, मैंने जैसे शुरू में ही इस बात को क्लियर किया था कि रिजीम चेंज बहुत आसान नहीं है ईरान के अंदर। हमने जितना भी स्कॉलरली लिटरेचर हमारे पास है वो ये बताता है कि सिर्फ आप एयर कैंपेनिंग के ज़रिए, मतलब थ्रू एयर अटैक्स के ज़रिए आप किसी भी मुल्क में रिजीम चेंज नहीं कर सकते। ये बात पता है जो यूएस में पॉलिसी बना रहे हैं या इजराइल में पॉलिसी बना रहे हैं, उन लोगों को ये बात पता है। तो उनका आइडिया ये था कि हम ऐसा करेंगे कि हम रिजीम को अटैक करेंगे, और रिजीम के जितने ऑफिसेज हैं, जितने उनके लीडर्स हैं, उनको मार देंगे, रिजीम का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देंगे। और जब ऐसा होगा तो उसके बाद जो वहाँ पे एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो रिजीम से नाराज़ है, जो रिजीम से परेशान रहती है, वो खड़ी होगी, वो सड़कों पर आएगी और वो सत्ता को अपने हाथ में ले लेगी। अच्छा, इस आइडिया में प्रॉब्लम ये है कि ईरान के अंदर कोई एक यूनाइटेड एक अपोजिशन ग्रुप नहीं है।
कोई एक ऐसा ग्रुप हो जैसे हमने बांग्लादेश में देखा। आप बांग्लादेश में मुझसे पूछते कि भाई शेख हसीना के बाद कौन सत्ता में आएगा, सबको पता था खालिदा जिया आएंगी, खालिदा जिया नहीं आए, उनके लड़के आ गए, तारिक आ गए, लेकिन सबको पता था कि यही होगा। लेकिन ईरान में ये नहीं है। अगर आप इस्लामिक रिजीम को हटा देंगे वहां से तो कौन आएगा उसके बाद? हाँ, उसके बाद मोनार्किस्ट आएंगे जो मोनार्की की बात करते हैं। जैसे हमने रजा शाह पहलवी 1979 में जो इस्लामिक रिवोल्यूशन आया है वो रजा शाह पहलवी को हटा के वहां पे आया है, उनको वहां हटाया। और अभी उनके सक्सेसर की बात हाँ, हो रही है। उनके सक्सेसर ईरान में यूएस में रहते हैं, उनके तो सक्सेसर वो अभी आ सकते हैं दोबारा? मोनार्किस्ट। अच्छा, उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि उनको आइडिया पिच किया गया है कि हमें उन्हें बुलाना चाहिए, उनको अब इस्लामिक रिजीम के बाद उनको बुलाना चाहिए। उनके साथ प्रॉब्लम ये है, मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि वो बहुत मतलब उनको नहीं लाया जा सकता। उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है ईरान के अंदर, और उन्हें बहुत ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते हैं। ट्रंप से भी पूछा गया तो ट्रंप ने भी कह दिया कि इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू इस्टेब्लिश हिम एंड पोजीशन हिम एज अ नेक्स्ट किंग और समथिंग ऑफ ईरान। लेकिन एक दूसरा पहलू यहाँ पे ये भी है कि जिस दौर में वो ईरान को रूल करते थे उस दौर में ईरान की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी थी, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी थी, चीज़ें इतनी ख़राब नहीं थी ईरान के लिए जितनी अब है। तो कुछ सारे लोगों में एक बहुत बड़ा धड़ा है ईरान के अंदर जिसमें एक नॉस्टैल्जिया है, उसके अंदर कि अगर रजा शाह पहलवी या उन आ जाएंगे यहाँ पे ईरान में दोबारा से रूल करने के लिए तो हो सकता है ओल्ड गोल्डन डेज हमारे वापस हो जाएं, हमारी इकोनॉमी दोबारा से अच्छी हो जाए, चीज़ें पहले की तरह हो जाए। तो एक नॉस्टैल्जिया है। लेकिन जनरली वहाँ पे प्रॉब्लम यही है जो ये बात देखी गई कि अगर आप सरकार को हटा भी दोगे तो कौन, व्हाट वुड बी नेक्स्ट, राइट, कौन इसके बाद आएगा? आइडिया ये है। अच्छा, इजराइल का जो गोल है, इजराइल का गोल ये है कि ईरान को जो है वो भागों में बांट दो, लाइक बाल्कनाइज कर दो। बाल्कनाइज क्या है कि ईरान को 4, 5, 6 भागों में बांट दो और या फिर सिविल वॉर स्टार्ट करा दो। फिर ईरान इतना कमजोर हो जाएगा, इजराइल को कोई चैलेंज ही नहीं रहेगा, इजराइल को कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी और इजराइल आसानी से अपनी हेजेमनी उस रीजन में बिल्ड कर पाएगा और उस रीजन का दादा बहुत आसानी से बन पाएगा। मिस्टीरियस मैन, और ये शब्द बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है पूरी वर्ल्ड मीडिया में। कौन है ये मिस्टीरियस मैन, किसके लिए यूज हो रहा है? अच्छा, ये मिस्टीरियस मैन के अगर बारे में मैं बात करूं तो ये मुज्तबा खामनेई हैं जो अभी ईरान के नए सुप्रीम लीडर बने हैं। और पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जब मैं ये कर रहा हूं आपसे रिपोर्टिंग या मैं पॉडकास्ट कर रहा हूं तो क्लियरिटी नहीं है कि मुज्तबा खामनेई की क्या कंडीशन है अभी। कुछ क्लेम्स ये हैं, नो डाउट कुछ क्लेम्स ये हैं कि जो सुप्रीम लीडर पे अटैक हुआ है उस दौर में, ये तो बात फैक्ट है कि इनकी वाइफ को मार दिया, इनके बच्चे उस अटैक में मरे हैं और इनके वालिद भी साहब भी में जो अयतुल्ला खामनेई साहब जो है वो भी डेथ हुई है उनकी। कुछ लोगों का ये क्लेम है कि उसमें इनके बहुत चोट लगी है, बहुत तेज़ी से चोट लगी है और ये ज़ख्मी हुए हैं उस इंसिडेंट में। कुछ अमेरिकन प्रो वेस्ट जो लोग हैं वो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि ये मौजूद ही नहीं है। अच्छा, इन सब डाउट्स को या रूमर्स को हवा कहाँ से मिल रही है? वो यहाँ से मिल रही है कि मुज्तबा खामनेई अभी तक दिखे नहीं है, एक बार भी वो दिखे नहीं है मीडिया में। और उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट भी दिया कि भाई हम अपने नेबरिंग मुल्कों से रिश्ते ख़राब नहीं करना चाहते हैं, हम उनके साथ शांति से रहना चाहते हैं, और भी उन्होंने बहुत सारी बातें उस स्टेटमेंट में कही। अच्छा, उस स्टेटमेंट की खासियत ये रही कि वो स्टेटमेंट उन्होंने खुद नहीं दिया, वो स्टेटमेंट ईरान में किसी और ने आके पढ़ा। समझे मेरी आपकी बात को? अगर ऐसा भी तो हो सकता था ना कि कोई आदमी जाता, उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेता, वो स्टेटमेंट देते होते, फिर उसको ईरानियन टीवी में टेलीकास्ट करवा दिया जाता। तो बहुत डाउटफुल है कि मुज्तबा खामनेई वाकई में अभी जिंदा हैं या नहीं हैं। अच्छा, हैं कौन ये? अगर हम मुज्तबा खामनेई के बारे में जानें तो बहुत कुछ इनके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। कुछ बातें पता है कि ये IRGC जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड है, जो एक तरीके से काम करते हैं, जो इस्लामिक रिजीम है, जो रिवोल्यूशनरी रिजीम है, उसको प्रोटेक्ट करने का कि ये रिजीम कोलैप्स नहीं हो, ये चलती रहे अच्छी तरीके से। तो उसकी जो इस्लामिक IRGC से ये बहुत क्लोजली जुड़े रहे हैं बहुत टाइम तक, और ये लोगों को बहुत अच्छे से जानते हैं, IRGC में वेल कनेक्टेड हैं। उसके बाद कुछ टाइम इन्होंने रिलीजियस पढ़ाई भी करी। उसके बाद इस ईरान में एक रिलीजियस तमगा होता है जिसे हम आयतुल्ला कहते हैं, शियाइज़्म में होता है, तो वही आयतुल्ला भी हैं अपने आप में, उसी की वजह से ये सुप्रीम लीडर भी बन पाए हैं। तो ये मिलिट्री मैन भी हैं और ये रिलीजियस आदमी भी हैं, हाँ, अपने पिताजी की तरह, और ये वेल कनेक्टेड हैं। अच्छा, एक बात, ये सवाल लोगों के दिमाग में बार बार उठता है कि भाई ईरान जो है वो तो मोनार्की के खिलाफ है। ईरान ने तो मोनार्की को हमेशा टेस्ट करके ही तो एस्टेब्लिश किया था। मोनार्की में यही होता है, पापा के बाद उनका बेटा आ जाएगा, फिर उनका बेटा आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे भी तो यही हो रहा है कि अयतुल्ला खामनेई के बाद मुज्तबा खामनेई साहब आ गए।
तो लेकिन यहाँ पे जो लोग ईरानियन तरफ से जो आर्गुमेंट आ रहा है वो आर्गुमेंट ये है कि ये जो हमारा जो दौर है ये बहुत कोई नॉर्मल दौर नहीं है, हम एक युद्ध लड़ रहे हैं, हम इस टाइम पे एक वॉर स्टेज पे हैं और हमें एक ऐसे बंदे की ज़रूरत थी जो चीज़ों को बहुत पहले से ही जानता है, जो चीज़ों को बहुत पहले से समझता है, उसे समझ है कहाँ पे क्या करना है, किससे बात करनी है, किससे नहीं बात करनी है। तो और बहुत हद तक ये माना जाता है कि जो खामनेई साहब थे वो 86 ईयर के थे जब उनकी डेथ हुई है, या जो उन्हें मारा गया है। तो बहुत टाइम तक ये माना जाता है कि मुज्तबा खामनेई पीछे से बहुत सारी चीज़ें चला रहे थे, वो ही कंट्रोल कर रहे थे और राइट हैंड मैन थे अपने वालिद के, वो बहुत सारे डिसीजन वही लेते थे। तो एक ये दिखाया गया कि चीज़ें मुश्किल नहीं होनी चाहिए, जिस आदमी को पहले से पता ही है उसे ही दोबारा से सुप्रीम लीडर बना दो, ये ईरान की तरफ से एक आर्गुमेंट आया है। दूसरा एक ये है कि इस वजह से ईरान ने ये भी दिखाने की कोशिश करी है यूएस को कि हम अपना जो रुख है वो बदलने वाले नहीं हैं, आप कितनी कोशिश कर लो। जो ईरान में 2 धड़े चलते हैं, एक मॉडरेट होते हैं, एक हार्डलाइनर होते हैं। तो मुज्तबा खामनेई जिस धड़े से आ रहे हैं वो हार्डलाइनर है। हार्डलाइनर है कि वो वेस्ट मुल्कों से बहुत अच्छे रिलेशन नहीं चाहते और थोड़े रिलीजियस भी वो लोग होते हैं। तो मुज्तबा खामनेई के ईरान ने डिफाइंस दिखाया है कि आपने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, हमें तबाह कर दिया, लेकिन उसके बाद भी हम सरेंडर करने वाले नहीं हैं। जो हमारा जो सोच है, जो हमारी एक तरीके का नज़रिया है वो अपनी जगह पे वैसी है। और उन्होंने अमेरिका को डिफाइंस दिखाया है मुज्तबा खामनेई के सिलेक्शन के बाद। एक चीज़ और जो बहुत एक प्रोपेगेंडा की तरह चलती है, आए दिनों जो है ऐसी वीडियोस, ऐसे फोटोज़ वायरल होते हैं जिसमें पूरी गल्फ कंट्रीज़ के जैसे ईरान, अफ़गानिस्तान की लड़कियां शॉर्ट्स पहन के सड़क पे घूम रही होती हैं और उसको कंपेयर किया जाता है कि देखिए 1970s का एरा जब वहाँ पे मोनार्की होती थी तो ऐसा इतनी लिबर्टी थी, इतना लिबरलिज्म था, और उसके बाद जब वहाँ रिलीजियस स्टेट बना, रिलीजियस गवर्नमेंट आई तो ये सब बैन हो गया, फिर वहाँ फतवे जारी होने लगे, शरीयत फॉलो होने लगा और सबको जो है अपना मुंह ढक के महिलाओं की आज़ादी खत्म हो गई। तो इस पे मतलब क्या है कि अमेरिका इसको भी बहुत प्रोपेगेंडा दे रहा है कि अगर सरकार बनती है, हम जिस सरकार को सपोर्ट करेंगे तो वो लिबरल सरकार होगी, ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो ऐसा कुछ होने वाला है या सिर्फ ये एक प्रोपेगेंडा है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी मुल्क की तरक्की या किसी भी मुल्क का मॉडर्नाइजेशन का पैमाना ये नहीं हो सकता। ये तो एक फजूल की बातें हैं कि भाई कोई लड़की या लड़का सिगरेट पी रहा है तो आप बता दें कि मॉडर्नाइजेशन है। मॉडर्नाइजेशन की परिभाषा ये नहीं होती है। ये बहुत ज़्यादा कमर्शियल एंटिटीज़ जो है उनका अपना प्रोपेगेंडा करने का तरीका हो सकता है। जब हम देखें कि जब सिगरेट को लॉन्च किया गया, ग्लोबल मार्केट में सिगरेट को बढ़ाने की बात की गई, तो उसको बोला गया कि टॉर्च ऑफ फ्रीडम, लड़कियों से लिए कि अगर लड़की सिगरेट पी रही है तो टॉर्च ऑफ फ्रीडम है ये। तो किसी भी मुल्क की तरक्की का या मॉडर्निटी का पैमाना सिगरेट पीना या शॉर्ट्स नहीं हो सकता। कपड़े पहनने में तो मुझे लगता है कि इट शुड बी बेस्ड ऑन द फ्री विल ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग, कि आपको जो पसंद है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो पहने। 1979 का जो ईरान था, नो डाउट वो बहुत अथॉरिटेरियन था, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत अथॉरिटेरियन रिजीम थी और रिप्रेसिव रिजीम थी। ये रिजीम भी बहुत अथॉरिटेरियन है, रिप्रेसिव, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। वहाँ पे मॉडर्निटी या चीज़ों की आज़ादी थी, कपड़े पहनने को लेके या औरतों के हुकूकों को लेके इस टाइम की सरकार के मुकाबले। तो मेरा जवाब हाँ होगा कि इस टाइम पे ईरानियन सोसाइटी में रिप्रेशन औरतों के हुकूकों को लेके, सर्टेन चीज़ों को लेके उस टाइम से ज़्यादा है। और अभी आपने देखा महिसा अमीनी का जो हमने प्रोटेस्ट देखा था, उसमें कि एक हिजाब पहने हुई लड़की थी, उसको किस तरीके से मार दिया गया था, फिर उसकी मारा गया था, फिर उसकी आखिर में डेथ हो गई थी। फिर ईरान में कितना बड़ा एक तरीके के मूवमेंट चले थे और क्या क्या वहाँ पे चला था। तो उसकी वजह भी यही थी। लेकिन उस आर्गुमेंट के साथ प्रॉब्लम ये है, जो एक वेस्टर्न मुल्कों का या एक यूएस का जो आर्गुमेंट है कि भाई शाह के टाइम पे इतनी आज़ादी थी औरतों को और हम उनके लिबरेटर हैं। ये तो जनरली एक आर्गुमेंट है ना कि वेस्ट के लोग आएंगे, वो लिबरेट करेंगे, औरतों को आज़ाद करेंगे, औरतों को उनके हुकूक दिलाएंगे। तो आपने तो उस आर्गुमेंट को कोलैप्स कर दिया। पहले दिन ही आपने अटैक करके, ईरान के स्कूल पे अटैक करके, जो और लड़कियों का स्कूल था, आपने 100 के करीब बच्चियों को मार डाला। मतलब आप इस तरीके से वहाँ की लड़कियों को, उनको मार के लिबरेट करेंगे क्या? हाँ, अंत की ओर चलते हैं हम। बहुत सारी बातें हो गई इस विषय पे। तो मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो संघर्ष है पूरा, ये सत्ता का है, विचारधारा का है, या पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स में अपनी थाक जमाने का है, या धर्म का है? किस चीज़ का असली संघर्ष है ये बेसिकली अगर मैं कहूँगा तो ये एक हेजेमनी की जंग है। हर मुल्क अमेरिका बताना चाहता है दुनिया को कि भाई मैं ही दुनिया का बॉस हूँ। और ख़ास तौर से डोनाल्ड ट्रंप के केस में हमने ये देखा कि
उनकी जो पॉलिसीज होती हैं उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता, कोई रेशनल नहीं होता। आप इमेजिन करिए, जो एक प्रेसिडेंट आता है किसी मुल्क में सत्ता में, उसका मेन आइडिया ये था कि भाई मैं दुनिया की जितनी भी वॉर खत्म करूंगा। यूएस अब किसी वॉर में इंटरेस्टेड नहीं है, क्यों? क्योंकि यूएस ट्रूप्स मरते हैं, हमारा इतना पैसा खर्च होता है, हम क्यों ही किसी दुनिया में जाएं, दुनिया किसी मुल्क में जाएं, वहाँ डेमोक्रेसी को पैदा करें, उस मुल्क को सही करें। हमें दूसरे नेशन को बिल्ड नहीं करना है, हमें अपने आप से फोकस होना है। और लार्जली जो उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है मागा, जिसको हम कहते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो इस बात से बड़ी कन्विंस नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के कि भाई हाँ ठीक बात है, हमें क्यों ही अपना पैसा खर्च करना है किसी दूसरे मुल्क में जाके। वो प्रेसिडेंट अब फिर से स्टार्ट करता है दूसरे मुल्कों को लगातार अटैक करना। कभी वो वेनेजुएला पे जाता है, कभी वो ईरान पे जाता है। अब उनका क्लेम है कि हम क्यूबा को करेंगे। अब क्यूबा के बाद नहीं पता कि अगला मुल्क वो क्यूबा के बाद फिर किसका नाम लेना स्टार्ट करें। वो कहते हैं कि हम ग्रीनलैंड को ऑक्यूपाई कर लेंगे। फिर वो कहते हैं कनाडा इज द 52 और 51 स्टेट ऑफ द यूएस, राइट। सो आप ये देखें कि इसके पीछे क्या है वजह हो सकती है। वजह यही है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि आई एम द बॉस, ठीक है। इस दुनिया में जो मुल्क भी जो भी डिसीजन लेगा वो मेरी उससे लेगा, मेरे कहने से लेगा, और ऐसा नहीं है कि आप खुद ब खुद डिसीजन लेते रहो। और डोनाल्ड ट्रंप के अंदर एक ये भी बात है, जैसे आप देखें कि उनको केस में ये माना जाता है कि उन्होंने रशिया को और चाइना को बहुत ज़्यादा काफ़ी हद तक छूट दे रखी है उनके काम करने के लिए, ठीक है। मतलब वो ज़्यादा उनसे, जैसे मैंने आपको यूक्रेन का और रशिया का एग्जांपल दिया कि वो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट से बोल रहे हैं कि भाई आप पुतिन के साथ आप समझौता कर लिए और अपने 20% लैंड जो है उनको दे दिए और इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करिए। चाइना के केस में भी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा कन्फ्रंटेशनल अप्रोच एटलीस्ट मिलिट्री टर्म्स में नहीं आ रही है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। उसका आइडिया ये है कि उन्हें डिक्टेटर पसंद आते हैं। उन्हें लगता है कि भाई शी जिनपिंग जो है ताकतवर आदमी है और भाई अगर वो कर रहा है तो उसको करने दो। पुतिन जो है ताकतवर आदमी, उसके पास इतनी ताकत है, उसको करने दो। जो कमजोर जो मुल्क हैं उनको लगता है कि भाई कमजोर मुल्क जितने भी हैं इनको मेरी बात माननी चाहिए और मैं ही इनका बॉस हूं और मैं ही इनका दादा हूं। अच्छा, अगर इस विषय पे बात की जाए कि इस युद्ध को खत्म करने की अगर कुछ कदम बढ़ाने हो तो वो कदम कौन से होंगे? अच्छा, अगर हम इस युद्ध को खत्म करने की बात करें तो जैसे हमारे ईरानियन प्रेसिडेंट ने, आई गेस, उन्होंने कल परसों स्टेटमेंट दिया कि भाई इस वॉर को हम खत्म नहीं करेंगे। अगर खत्म करेंगे तो क्या, उन्होंने उसकी सूरतें बताई। उन्होंने ये बताया है कि पहली बात तो यह है कि अमेरिकन बेसिस रीजन में जितने भी हैं आप उसको हटाइए, उसको क्लोज करिए। जितने भी सऊदी अरब में या फिर यूएई में, ओमान में जितने भी, वो उसको खत्म करिए। दूसरी बात यह है कि हमारा जितना भी नुकसान हुआ है इस वॉर में हमें उसका पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा बहुत मैसिव नुकसान हुआ है। और उसके बाद ये है हमारे ऊपर से सैंक्शन जो हैं ये चीजें हटनी चाहिए। लार्जली उनके ये क्लेम थे। अच्छा, ईरान अब इस वॉर को खत्म नहीं करना चाहता। अच्छा, ईरान अब इस वॉर को खत्म नहीं करना चाहता है। क्यों? क्योंकि अब आप ये बताइए कि ईरान की सारी कैपेसिटी आपने खत्म कर दी। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स को आपने कितने खतरनाक तरीके से आपने नुकसान पहुंचा दिया। ईरान को अब ये लगता है कि ये वॉर अब जितना लंबा जाएगा उतना ग्लोबल इकोनॉमी में क्राइसिस आएगा। ग्लोबल इकोनॉमी में क्राइसिस आएगा तो दुनिया उतनी परेशान होगी, और दुनिया उतनी परेशान होगी तो उसे कंसेशन मिलेगा, उसके ऊपर से सैंक्शन हट सकते हैं, उसके ऊपर से बहुत सारी चीजें हट सकती हैं। तो वो इस वॉर को इतनी आसानी से ईरान खत्म नहीं करना चाहता है। अच्छा, आखिर में कोई किताब या कोई ऐसी फिल्म जो इस पूरे मसले को समझने के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो, जिसको पढ़ के सारी चीज़ें पता चल सके कि ईरान और इजराइल का जो मसला है कब से चला आ रहा है, इसका इतिहास क्या है, उस पर अगर कोई किताब सजेस्ट आप करना चाहे हमारे दर्शकों को? तो बेसिकली मैं आपको रिकमेंड करूंगा, 2 किताबें हैं। एक तो द शिया रिवाइवल है और एक ईरान ग्रैंड स्ट्रेटजी है। ये दोनों वली नस्र साहब ने लिखी हैं। ये बहुत बड़े एकेडमिशियन हैं। ये जब 1979 में इस्लामिक रिवोल्यूशन आती है उसके बाद ये इनकी पूरी फैमिली एग्जाइल कर जाती है यूएस में। तो ये ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में एडवाइज़र भी रहे हैं और मैं इन्हें बहुत आई कंसिडर हिम अ वेरी गुड स्कॉलर एंड अथॉरिटी ऑन इरानियन इश्यूज़। सो मैं अक्सर इन्हें पढ़ता हूँ और आपको अक्सर इनके आर्टिकल भी मिल जाएंगे और इनके रिसर्च पेपर भी आपको मिल जाएंगे। काफ़ी थॉरो स्टडी है वली नस्र साहब की। तो मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आपको ज़्यादा जानना है इन 2 बुक्स को पढ़ें, वली नस्र साहब के जो आर्टिकल हैं या फिर उनके जो रिसर्च पेपर हैं उनका आप मुताला करें तो यू विल गेट टू नो अ लॉट अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड ईरान राइट नाउ। हमारे दर्शकों से जाते जाते अगर आपको कुछ बात कहनी हो, कुछ उनको जाहिर करना हो, कुछ और बात जो छूट गई हो, तो वो भी आप कह सकते हैं। तो मैं 2-3-4 बातें हैं जो मैं बताना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि इस वॉर में जो है डिसइंफॉर्मेशन बहुत है।
डिसइंफॉर्मेशन बहुत है, और लाइक बहुत सारी बातें जो आ रही हैं उसकी कोई हकीकत नहीं है। तो बेकार में किसी भी बात पे यकीन मत करिए। कि कल ही मैंने देखा कि एक पोस्ट था जिसमें ये बताया कि भाई नेतन्याहू को मार दिया गया है, मतलब नेतन्याहू की डेथ हो गई है। तो किसी भी इस बातों पे यकीन मत करिए, मिस इन्फॉर्मेशन पे। अगर आप वाकई में समझना चाहते हैं कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है, नहीं तो प्रोपेगेंडा तो बहुत चल रहा है, आप किसी को भी मान के किसी भी उस यकीन कर सकते हैं, लेकिन ये आप अच्छा नहीं है। और अगर आपको इंफॉर्मेशन लेनी है, न्यूज़ लेनी है, तो क्रेडिबल सोर्सेज पे जाइए। जैसे आप क्रेडिबल द हिंदू है इंडिया का, वो अच्छी रिपोर्टिंग कर रहा है। या फिर हम कह सकते हैं कि मैं खुद जो फॉलो करता हूँ, फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन अफेयर्स, ये 2 बहुत बड़े मैगजीन्स हैं यूएस की, बहुत अच्छी उनकी रिपोर्टिंग है इस वार से रिलेटेड, आप उनको देखिए। और दूसरी बात यह है कि इस वॉर का मुझे कोई एंड अभी बहुत नज़दीक नहीं दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि ईरान को ये लग रहा है कि भाई उसके साथ बहुत बड़ा ह्यूमिलिएशन हुआ है, उसके सुप्रीम लीडर को मार दिया गया है। आप उसका मतलब समझिए, इमेजिन करिए, किसी स्टेट ऑफ द हेड को मार दिया गया है, और उनका वो सिर्फ सुप्रीम लीडर ही नहीं थे, ही वाज अ सॉर्ट ऑफ रिलीजियस लीडर टू। इतने बड़े नेता को मार दिया गया है। आप देखिए, जिस दिन अटैक हुआ है उस दिन स्कूल पर अटैक किया गया, 80-100 के करीब छोटे छोटे बच्चों को मार दिया गया। तो ईरान में जो रोष है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रोष है, और ईरान इस वॉर को लॉन्ग टर्म तक लेके जाना चाहता है। आइडिया ये है कि एक टाइम के बाद जो यूएस है और इजराइल है उसके इंटरसेप्टर ख़त्म हो जाएंगे, जो बैलिस्टिक मिसाइल को या ड्रोन को रोकने वाले जो इंटरसेप्टर होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद फिर ईरान उनके स्ट्रेटेजिक ठिकानों पे अटैक करेगा या उनकी जगह पे अटैक करेगा और उनको नुकसान पहुंचाएगा। तो ईरान जो है बहुत लॉन्ग टर्म गेम प्लान की तैयारी कर रहा है, और जब लॉन्ग टर्म गेम प्लान की तैयारी कर रहा है तो मुझे लगता है कि आगे आने वाला टाइम बहुत अच्छा नहीं है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए और पूरी दुनिया के लिए। शुक्रिया कामरान, आपने हमको इतनी बढ़िया चीज़ों से रूबरू कराया पूरे विषय को लेके कि ईरान का मसला क्या है, और बहुत शुक्रिया आप हमारे इस प्रोग्राम में आए। थैंक यू रनी।